हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं खुद एक एस्पिरेंट रही हूँ, आप लोगों को ये बात पता है। और मुझे पता है कि जेजे एक्ट में टाइमलाइन को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। और जेजे एक्ट जो है हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी एक्ट से, क्योंकि ये लेंदी है बहुत ज़्यादा, इसके डेफिनेशंस ही बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे सारी जितनी टाइमलाइंस हैं और उनके सेक्शंस हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जेजे एक्ट के इम्पोर्टेंट टाइमलाइन से। पहला टाइमलाइन आपको ये याद रखना है कि इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है। ठीक है, इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है आप सबको पता है। इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? 15 जनवरी 2016। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका जैसे अब आपको क्या करना है, आपको साइड में जितने भी माइनर एक्ट्स हैं उनकी भी टाइमलाइन याद रखनी है। ठीक है, जितने भी हैं आप लोग को एक पेज में सब चीज होनी चाहिए लास्ट डे तक रिवीजन करते करते, और ये आपको खुद से करना है ना। कि आप जैसे जैसे रिवीजन करते जा रहे हैं आपको पता है आपके माइंड में चीजें बहुत ज्यादा हो जा रही हैं, तो एक जगह लिखी रहनी चाहिए। जैसे पॉक्सो की आप सबको पता है कि हमारे 14 नवंबर की है ना, चाचा नेहरू के बर्थडे वाले दिन की है। ऐसे करके आपको सारे जो है याद करने हैं। नेक्स्ट टाइमलाइन है हमारी आफ्टर केयर। ठीक है, आफ्टर केयर आपको पता है, आफ्टर केयर सेक्शन 2 के क्लॉज 5 में डिफाइंड है, 2 के क्लॉज 5 में डिफाइंड है। और आफ्टर केयर में हम क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन चाइल्ड्स को जिनकी एज जो है 18 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 18 के बाद हम 21 ईयर्स तक, जो उनका एज है 21 ईयर्स तक, हम 18 के बाद 21 ईयर्स तक हम उनको आपको आफ्टर केयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में को ज्वाइन कर सके। ठीक है, 2 5 के क्लॉज में है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन चाइल्ड की। चाइल्ड कहाँ पे है आपका? 2 क्लॉज 12 में है। 2 क्लॉज 12 में चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पे कौन है? जिसकी अभी 18 ईयर्स की एज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है, नॉट कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हमारा, अब आपको याद रखना है 2 5। एक जगह आप पेज में, जैसे आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आप एक नोटबुक लेके बैठेंगे, जो आपके रिवीजन की नोटबुक है। ठीक है, उस नोटबुक में एक एक पेज आपका आगे का, एक पेज पीछे का लिखे रहेगा। आपको वहां पे लिख लेना है जेजे एक्ट। जेजे एक्ट का आपको साथ में यहाँ पे एक्ट नंबर लिखना है, जैसे मैं आपको सारे बताती हूँ। एक्ट नंबर, एसेंट डेट लिखनी है, यहाँ पे आपको इसकी इन्फोर्समेंट डेट लिखनी है। ठीक है, इसके साथ अब आप स्टार्ट हो जाएंगे इसकी टाइमलाइन में। टाइमलाइन में आप सबसे पहले लिख लेंगे 2 क्लॉज 5 की, फिर आप लिख लेंगे 2 क्लॉज 12 की। और ये सब करके आपको 1 से 2 पेज में इसको कंप्लीट करना है अपने जेजे एक्ट्स के नोट्स में, ताकि आपको सारी टाइमलाइन एक जगह रहे। ऐसे ही आपको सारे एक्ट्स के करने हैं सब चीज की। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सब चीज आपके एक एक्ट, दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट, सब चीज एक साथ में हो आपकी। ठीक है, आपको बेयर एक्ट ना उठानी पड़े बार बार। ठीक है, ये तरीका होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप आते हैं सीसीएल, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ। सीसीएल ये कहाँ पे है आपका? 2 क्लॉज 13 में। सीसीएल, सीसीएल हमारा कौन है? जिसने, वो चाइल्ड जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, और जिस दिन उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है उस दिन इसकी एज जो थी वो 18 ईयर्स से बिलो थी। मतलब उसने अभी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, जिसने अभी 18 ईयर्स कंप्लीट, हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। ठीक है, 213 में। नेक्स्ट है आपका हीनियस ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस, इसके साथ साथ आपको हीनियस ऑफेंस 2 क्लॉज 33 में है। 2 क्लॉज 45 में एक आपका पेटी ऑफेंस है, फिर 2 क्लॉज 55 में आपका सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ओके, हीनियस ऑफेंस आपका कौन सा ऑफेंस है? जिसकी मिनिमम इम्प्रीजमेंट जो है, मिनिमम इम्प्रीजमेंट जो है वो 7 ईयर्स या उससे ज्यादा है। जो 7 ईयर्स और उससे ज्यादा, हमारी मिनिमम इम्प्रीजमेंट ही जो है वो 7 ईयर्स से ज्यादा है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट आपकी टाइमलाइन क्या है? नेक्स्ट टाइमलाइन है आपकी जुवेनाइल की। जुवेनाइल, इसका क्लॉज कौन सा है? 2 क्लॉज 35। जुवेनाइल आपका कौन है? जिसकी अभी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है, उसको ही हम जुवेनाइल कह रहे हैं। ठीक है, इस एक्ट में। नेक्स्ट आप आते हैं पिटी ऑफेंस में। पिटी ऑफेंस में आपकी जो पनिशमेंट है उसमें मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट आपकी अप टू 3 ईयर्स है। मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट कितनी है? अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आप आइए सीरियस ऑफेंसेस में। सीरियस ऑफेंसेस का क्लॉज क्या है? 2 क्लॉज 45। 2 क्लॉज 45, इसमें क्या है आपका? सीरियस ऑफेंसेस कौन से हैं? जिसमें मोर देन 3 ईयर्स या अप टू 7 ईयर्स है, और सर्टेन केसेस में अबव 7 ईयर्स है।
ठीक है, ये चीज आपको पता है। इसमें आपकी तीन डेफिनेशंस थी सीरियस ऑफेंसेस में, जिसमें से एक क्लॉज जो था आपका ये पहले से था, फिर बाद में जो हमारा 2022 का अमेंडमेंट आया है इसमें बाद में इसमें चीजें ऐड ऑन करी गई हैं। ये अमेंडमेंट जो था आपका शिल्पा मित्तल केस के बाद आया था। ठीक है, शिल्पा मित्तल के केस के बाद आया था। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ये मैंने आपको एक क्लॉज बता रखा है जिसमें मिनिमम इम्प्रीजमेंट जो है वो मोर देन 3 इयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 7 इयर्स। ठीक है, मिनिमम इम्प्रीजमेंट ही जो है आपकी वो 3 इयर्स से 7 इयर्स तक की है। और बी में क्या कह रहा है आपको कि मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट जो है आपकी वो मोर देन 7 इयर्स है। फिर मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट जो है वो मोर देन 7 इयर्स है, मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट। ठीक है, बट क्या कह रहा है कि नो मिनिमम इम्प्रीजमेंट और मिनिमम इम्प्रीजमेंट लेस देन 7 इयर्स इज प्रोवाइडेड। ठीक है, बट आपको 7 ईयर से कम की मिनिमम इम्प्रीजमेंट अगर किसी ऑफेंस में प्रोवाइड नहीं कर रखी है उसको भी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सीरियस ऑफेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका ये है क्लॉज ए, और क्लॉज बी जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट जो है वो 7 ईयर से ज्यादा है, और जिसमें कोई मिनिमम इम्प्रीजमेंट जो है वो 7 ईयर से ज्यादा है उसको भी हम सीरियस ऑफेंस में कह रहे हैं। ठीक है, शिल्पा मित्तल का केस है, 2022 के अमेंडमेंट के बाद ये आया था। साथ में 2022 के अमेंडमेंट में डीएम आपकी अथॉरिटी ऐड हुई थी। ठीक है, इसलिए आपको डीएम का क्लॉज 26A था वो भी याद रखना है इसके साथ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 4 का क्लॉज 2, जिसमें आपने पढ़ा है जेजे का बोर्ड। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसमें आप सबको पता है कि प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट है हमारे, आप सबको पता है प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट है जो जो कौन है आपके, एमएम है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये पता है आपको। इसमें कहा था कि अदर देन क्या होने चाहिए, सीजेएम या सीएमएम होने चाहिए। इन्हीं को हम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं को हम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कह रहे थे अपने जेजे एक्ट में। अब इनकी एक टाइमलाइन थी कि इनका कितना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इनका जो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एटलीस्ट 3 इयर्स का था, एटलीस्ट थ्री इयर्स का। ठीक है, ये पहला हमने पढ़ा था इस एक्ट में, हमारी यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई थी। ओके, नेक्स्ट अब आपको देखना है आपकी एक्सपीरियंस। जो इसमें सोशल वर्कर थे, जो आपका जेजे बोर्ड है उसमें आपका एक चेयरपर्सन है जिसको हम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं, और उसके अलावा थे कि 2 सोशल वर्कर होंगे। उसमें से 2 सोशल वर्कर में से हमने पढ़ा है एक्ट में कि एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमेन। ठीक है, वन वुमेन होनी चाहिए। तो इन सोशल वर्कर का एक्सपीरियंस क्या था आपको पता है, इनका 7 इयर्स का था, 7 इयर्स का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 7 इयर्स। और अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री, उनके पास डिग्री किसकी होनी चाहिए, या तो चाइल्ड साइकोलॉजी की, साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजी या लॉ की। ठीक है, इनकी टाइमलाइन कितनी है, 7 इयर्स की। ओके, 2 सोशल वर्कर थे आपके जिसमें से वन वुमेन होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट आपकी इसी में ही एक और टाइमलाइन थी, कि जो टाइमलाइन है कि बोर्ड मेंबर्स जो भी होंगे उनको आपको क्या प्रोवाइड कराना था, ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी थी इनको। ठीक है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी थी। तो इनमें क्या है कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, 60 डेज, 60 डेज, विद इन 60 डेज में आपको जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट होगा आपको इनको ये ट्रेनिंग देनी है इस बोर्ड के अंडर। ठीक है, कि आपके रूल्स और चीजें कैसे, डायरेक्शन होगी, आपको वर्क कैसे करना है। ठीक है, अब इसी में हमने आगे भी क्या पढ़ा था, इसमें हमने आगे पढ़ा था कि अगर कोई मेंबर जो है एब्सेंस रहता है, इसमें दो तरीके से हम उनको टर्मिनेट कर रहे थे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। बाकी दो अलग थी आपकी। ठीक है, उसमें ऑफेंसेस थे कुछ कुछ, और दो टाइमलाइन थी आपकी जिसमें आप उनको टर्मिनेट कर रहे थे। पहला किस में टर्मिनेट कर रहे थे आप उनका, कि अगर उन्होंने 3 मंथ्स को कॉन्जिक्यूटिवली मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, वन आफ्टर अनदर। अब आपने ये चीज जो है आपने बीएनएसएस में भी पढ़ी होगी, बीएनएसएस में भी पढ़ी होगी ये। ठीक है, ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाले उसमें पढ़ी होगी आपने, जब डिफॉल्ट फाइन मिल रही है आपको, सेंटेंस मिल रही है, डिफॉल्ट सेंटेंस मिल रहा है, इसका सेक्शन नंबर आपका बीएनएसएस में 24 था। जिसमें आपकी क्या चीज थी, कि जब आप डिफॉल्ट पनिशमेंट दे रहे हैं तो आपका वो 1/4 एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना, 1/4 आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, कॉम जिसके लिए कॉम्पिटेंट है मैजिस्ट्रेट। और ये आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए जो आ, उसके पास पावर है, मैजिस्ट्रेट की जो पावर है अंडर सेक्शन 23, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है जब डिफॉल्ट की बात आएगी। इसी में हमने कॉन्जिक्यूटिव पढ़ा है,
इसलिए मैंने आपको साथ में यहाँ पे रिवीजन करा दिया है। इसी में हमने कॉन्जिक्यूटिव पढ़ा था कि कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस होता है और कंकरेंटली सेंटेंस होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, और कंकरेंटली का होता है कि आपका साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही है, ठीक है, दो सारे पनिशमेंट साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका कोई भी जो मेंबर है, ठीक है, वो कंजिक्यूटिवली 3 मंथ्स तक बिना किसी रीजन के एब्सेंस है, तो उसका टर्मिनेशन का ग्राउंड है। ओके। और इसी में आपका सेकंड क्या है, सेकंड टर्मिनेशन का ग्राउंड क्या है, कि अगर उसने मिनिमम 3/4 मीटिंग्स जो है एक साल में, वो उसने मिस करी है, उसने अटेंड नहीं करी है, 3/4 मीटिंग्स हैं, साथ में 3 मंथ्स जो है आपका वो एब्सेंस है, ठीक है। 3 मंथ्स कंटिन्यूस एब्सेंस है, 3/4 मीटिंग है, ठीक है। 7 ईयर इनके एक्सपीरियंस की बात हो रही है, किनकी, जो सोशल वर्कर 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही है। और जो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट हैं आपके, जो जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम है, इनकी एटलीस्ट 3 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है, इनकी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके, अब हमारे सेक्शन नंबर 5 है, जहां पे एक चाइल्ड जो है वो सीज कर रहा है ड्यूरिंग इंक्वायरी, ठीक है। आपकी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के बीच में, ठीक है, इंक्वायरी के बीच में चलते चलते जो चाइल्ड है वो आपका 18 ईयर कंप्लीट कर चुका है अब। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ये चीज लेके चलनी है, एज इफ सच पर्सन हैड कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड। हम ऐसे मानेंगे, इंक्वायरी ऐसे कंटिन्यू होगी, एज इफ सच पर्सन हैड कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड, ठीक है, कि हम उसको मान रहे हैं कि उसकी अभी वो चाइल्ड ही है, ठीक है। इसका सेक्शन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एज इफ वाला सेंटेंस जो है वो एज इट इज आएगा आपसे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इससे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 6। इसमें क्या है कि जब आपका ऑफेंस कमिट हो रहा है उस टाइम पे चाइल्ड जो है आपका कितना है, 18 ईयर्स। जब उसने ऑफेंस कमिट किया है उस टाइम पे वो 18 ईयर्स है, लेकिन जिस टाइम पे उसको एप्रीहेंड किया गया है, जिस टाइम पे उसको ब्रॉड बिफोर कोर्ट किया गया है, एप्रीहेंड किया गया है, इस टाइम पे इसकी 18 ईयर्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो पूछ रहा है कि अब उसकी, जब हमने इसको पकड़ा है तब इसकी 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसने कहा जब मैंने ऑफेंस किया था तब तो मैं 18 ईयर से कम का था, तो इस पे क्या लगेगा, ठीक है। तो ये बात इसमें था कि ही शैल बी ट्रीटेड एज चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ही शैल बी ट्रीटेड एज चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइमलाइन ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, SIR, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। SIR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो SIR के लिए मैंने आपको बताया था कि 15 डेज होती है, कि विद इन 50 डेज, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर द बोर्ड, ठीक है। 15 डेज की टाइमलाइन है इसमें, ठीक है। आपको 15 डेज के अंदर जो है SIR को आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और वो 15 डेज आपकी कब से काउंट हो रही है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर द बोर्ड, जिस दिन आपने फर्स्ट प्रोड्यूस किया है चाइल्ड को बोर्ड के सामने, उस दिन से 15 डेज के अंदर आपको एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसमें आप उसके सर्कमस्टांसेस, चाइल्ड का बिहेवियर, मेंटल कंडीशन, किस कंडीशन में उसने वो ऑफेंस कमिट किया था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, सारी चीजें उस रिपोर्ट में रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन, टाइमलाइन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, जिस फैसिलिटी में आप उसको, फिट फैसिलिटीज में आप चाइल्ड को वो कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें एक इंस्पेक्शन होगा, ठीक। तो वो इंस्पेक्शन की क्या टाइमलाइन है, उसमें कहा है कि एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन विजिट एवरी मंथ, एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन विजिट एवरी मंथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एवरी मंथ में, ठीक है, सेक्शन नंबर 8 में है ये। नेक्स्ट आते हैं हम, आपके नेक्स्ट टाइमलाइन है आपकी, कि टाइमलाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एप्रीहेंडेड चाइल्ड बिफोर द बोर्ड, ठीक है। जो आपका बोर्ड के सामने आप एप्रीहेंडेड चाइल्ड को, जो CCL है, आपको उसको कितने टाइम में प्रोड्यूस करना है। तो ये आप सबको पता है, जब आप BNSS भी पढ़ते हैं, कि आपकी टाइमलाइन क्या है, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपको प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने। और अगर आप मैजिस्ट्रेट को 24 आवर्स के अंदर नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ में आपका क्या है, कि अगर आपने इसमें टाइम ट्रेवल वाला जो टाइम है इसको एक्सक्लूड करा जाता है। और इसमें आपने BNSS का सेक्शन 187 पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको ये भी रिवाइज करा देती हूँ, जिसमें बात थी फर्दर डिटेंशन की,
इसमें क्या था कि जब आपका 24 आवर्स के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है और आपको लगता है कि आपको इससे ज्यादा समय की जरूरत है ताकि हम ऑफेंस को और एविडेंस को अच्छे से निकाल पाए, आपको लगता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, उस केस में आप 24 आवर्स से ज्यादा किसी को रख नहीं सकते। तो आप किसके पास लेके जाते हैं? नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं और आप यहाँ पे फर्दर डिटेंशन की बात करते हैं। ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपकी टाइमलाइन चेंज हुई है। टाइमलाइन आपकी बीएनएसएस में चेंज चेंज हुई है, कुछ वर्ड्स ऐड हुए हैं इसमें आपके। ठीक है, इसीलिए आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ आपने जब ये तो मैंने आपको फर्दर डिटेंशन बता दिया है। ठीक है, जब 24 आवर्स में नहीं होता है, एक बीएनएसएस में आपने ये पढ़ा होगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी आपकी एक टाइमलाइन चेंज हुई है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसका क्लॉज 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सेक्शन में इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में आपको कंप्लीट करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पहले ये 90 डेज का टाइमलाइन नहीं था, और इस 90 डेज को एक्सटेंड कौन कर सकता है फर्दर? इसको कोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये आपका मैंने एक एक नंबर यहाँ पे बता दिया है, एक नंबर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो 2 नंबर तो मैंने आपको बीएनएसएस के भी बता दिए हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या है इसमें प्रोडक्शन की, इसमें कितनी है? 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। ठीक है, ये हमारा ऑब्वियस सी चीज होती है। नेक्स्ट आपकी टाइमलाइन है मॉडिफिकेशन ऑफ बेल कंडीशंस। आपको पता है कि ये मैंने आपको पढ़ाया था कि बेल के लिए, जब चाइल्ड को हम बेल दे रहे हैं तो हम उसमें सारी कंडीशंस लिख रहे हैं और हम एक टाइम पीरियड तक का वेट कर रहे हैं। वो टाइम पीरियड कितना था? 7 डेज का। हम ये देख के चल रहे हैं कि अगर 7 डेज तक जिस चाइल्ड को हम बेल दे रहे हैं, वो बेल उसने अगर नहीं ली, तो हम उसको 7 डेज बाद अपीयर करवा रहे हैं और उसने नहीं ली है ना, जब उसने बेल के हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं और वो बेल नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो कंडीशंस नहीं फुलफिल कर पा रहा है कहीं से, तो हम उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो मॉडिफिकेशन वाली टाइमलाइन क्या है? विद इन 7 डेज। ठीक है, 7 डेज के बाद, ठीक है, आफ्टर 7 डेज है इसमें। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ SIR अंडर सेक्शन 13। ठीक है, अंडर सेक्शन 13, तो इसमें क्या बोल रहा है? विद इन 2 वीक्स। जो आपका सेक्शन नंबर अभी आपने 8 पढ़ा था, इसमें जो SIR है वो आपकी विद इन 15 डेज की बात कर रहा है। और जैसे ही आपकी सेक्शन नंबर 13 की बात हो रही है, ठीक है, 13 की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी 2 वीक्स लिखा हुआ है, 2 वीक्स। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल दो आपको ऑप्शन में या तो 15 डेज लिखा होगा, कोई भी अगर टाइमलाइन का ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, या 2 वीक्स नहीं लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अब मैंने आपको सेक्शन नंबर बता दिया है कि 8 में 15 डेज है और जो बाद में 13 डेज आ रहा है इसमें 2 वीक्स है। ये दोनों ही SIR की बात कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन है, प्रोसीजर सब चीज सेम है। ठीक है, वो अलग सेक्शन में था आपका 8 वाला, और 13 वाला आपका अलग सेक्शन में है आपका एक ही चैप्टर का पार्ट सारा। ठीक है, मतलब एक चैप्टर का नहीं है, 10 के बाद ये यहाँ पे अलग से है, 11 से 26। ठीक है, लेकिन इसमें अलग चीज है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट टाइमलाइन क्या है आपकी? कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी की। ठीक, इंक्वायरी जो है आपको कितने डेज में कंप्लीट करनी है सेक्शन 14 में? ये कह रहा है विद इन 4 मंथ्स। विद इन 4 मंथ्स आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। जिस दिन आपका बोर्ड के सामने चाइल्ड प्रेजेंट हुआ है, उसके 4 महीने के अंदर आपको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। अनलेस, क्या कह रहा है? अनलेस अगर ये पीरियड को एक्सटेंड किया गया है, और ये पीरियड फर्दर कितना एक्सटेंड हो सकता है? 2 मंथ्स। ये आप लोगों को याद आ रहा है, आपने JJ एक्ट का वन शॉट देखा होगा तो, है ना? हमने इसमें बात करी थी, हमने समन केसेस की भी बात करी थी, इसमें समन केसेस की समरी की बात करी थी, हीनियस ऑफेंस, पिटी ऑफेंसेस की बात करी थी, साथ में सीरियस ऑफेंसेस की बात करी थी। ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम, जैसे जब मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको पुराना याद आना चाहिए साथ में। ठीक है, ये आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो रही है विद इन 4 डेज प्लस 2 मंथ्स। उसके बाद आपकी दूसरी जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, जो यहाँ पे असेसमेंट है इन हीनियस ऑफेंसेस, ये कब में कंप्लीट हो रही है? जब हीनियस ऑफेंस की बात हो रही है तो इसको हमें 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है। और आप ये देखेंगे कि जो भी कंप्लीट करना है वो कब से करना है? फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। तो इस चीज को तो नहीं भूलना है। इस सेंटेंस पे अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आपकी इसकी बात होती है 14 के क्लॉज 2 की बात होती है, ठीक है, तो इसमें आपकी 4 + 2 मंथ्स की बात हो रही है।
और जैसे ही आपकी 14 क्रॉस 3 में हीनियस ऑफेंस है आपका, ठीक है, हीनियस ऑफेंस में आपको 3 मंथ्स में कंप्लीट करनी है, इसमें किसी का कुछ गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद अब आप आते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन में। इसमें बात कर रहे हैं टाइमलाइन ऑफ एज, एज फॉर प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन इंडियन हीनियस ऑफेंसेस। ठीक है, इसमें आपको पता है दो एजेस हैं हीनियस ऑफेंसेस में। ठीक है, एक जिसने कंप्लीट कर लिया है 16 ईयर्स को, और दूसरा क्या है जो अबव देन 16 ईयर्स है। ये दो चीज है। ठीक, सिर्फ इसमें इतना है आपको। ठीक है, एक दो चीज है आपकी। ओनली व्हेन चाइल्ड हैज कंप्लीटेड और इज अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, उसी टाइम पे आपकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो रही है हीनियस ऑफेंसेस में। हीनियस ऑफेंसेस में असेसमेंट कब हो रही है? जब चाइल्ड जो है, चाइल्ड की एज की बात कर रहा है, एक में या तो उसने कंप्लीट कर ली है अपनी 16 ईयर्स, दूसरे में बात कर रहा है अगर वो अबव है अपना 16 ईयर्स, उसी केस में हम उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं आपके हीनियस ऑफेंसेस के केस में। ठीक है, इसके बाद आपको एक और टाइमलाइन देखनी है सेक्शन 16 के क्लॉज 1 में, जिसमें रिव्यू ऑफ पेंडेंसी बाय सीजेएम और सीएमएम है। ये मैंने आपको बताई थी रिव्यू ऑफ पेंडेंसी की, कि यहाँ पे दो अथॉरिटीज, एक सीजेएम और सीएमएम कर रहा था और एक हमारी स्पेशल कमिटी थी। ठीक है, स्पेशल कमेटी भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसमें हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वाले जो हमारे चेयरपर्सन थे, उनको हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, वो यहाँ पे चेयरमैन थे आपके। ठीक है, सेक्रेटरी आपके थे, होम डिपार्टमेंट के आपके थे। ठीक है, साथ में आपके जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं इसमें वो थे, सोशल वर्कर्स भी थे इसमें। ठीक है, इसमें जब सीजेएम और सीएमएम रिव्यू कर रहे हैं पेंडेंसी, तो वो कब कर रहे हैं? वो कर रहे हैं वंस इन एवरी 3 मंथ्स। ठीक है, वंस इन एवरी 3 मंथ्स, ये क्या कर रहे हैं, वंस एवरी 3 मंथ्स ये आपके रिव्यू कर रहे हैं पेंडेंसी को। ठीक है, एवरी 3 मंथ्स। और अगर इस पेंडेंसी के टाइम पे ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं बोर्ड को, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, कि आप अपनी सिटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, आप बहुत कम बैठ रहे हैं, सिटिंग की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइए। दूसरा, वो ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एडिशनल बोर्ड को, आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, या उनको लग रहा है ऑफेंसेस इस एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में वो एडिशनल बोर्ड्स भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में ही था आपके। नेक्स्ट आपकी जो मैंने हाई लेवल कमेटी की बात करी थी, हाई लेवल कमेटी रिव्यू ऑफ पेंडेंसी। ठीक है, ये कब कर रहे हैं? इन एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, ये कब कर रहे हैं? एवरी 6 मंथ। और जो आपके सीजेएम और ये लोग जो हैं, सीजेएम और सीएमएम है, ये आपके एवरी 3 मंथ्स कर रहे हैं। इसीलिए आपको मैं ये टाइमलाइन लेके आई हूँ। ठीक है, ये एवरी 3 मंथ्स कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये हाई लेवल कमेटी की क्या बताई थी आपको, कि जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, वो आपका चेयरपर्सन होगा, वो आपका चेयरपर्सन होगा। होम सेक्रेटरी जो होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे, दूसरा पर्सन। तीसरा, जो सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जेजे एक्ट को, वो भी इसका मेंबर होगा, ये थर्ड मेंबर है। ठीक है, और साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फ्रॉम अ वॉलंटरी और एनजीओ। ठीक, तो हमारे 4 मेंबर्स इसमें हैं। ठीक है, और जब हमारे इसकी बात बात होती है बोर्ड की, जिसको हम जेजे बोर्ड कहते हैं, इसमें हमारा 1 प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट है और साथ में 2 सोशल वर्कर हैं, जिसमें से एक वुमेन है। ठीक है, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन में, जिसमें बात कर रहा है कि फर्निशिंग, टाइमलाइन ऑफ फर्निशिंग पेंडेंसी इंफॉर्मेशन बाय बोर्ड। ये आपका जो है, ये आपको याद रखना है कि ये क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, बोर्ड जो है क्वार्टरली बेसिस पे क्या करेगा, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा सारी। ठीक है, कि कितनी चीजें पेंडेंसी हैं, कितनी चीजें आपकी। ठीक है, और ये कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन ऑफ प्रोबेशन अंडर केयर ऑफ पेरेंट गार्जियन ऑफ फिट पर्सन। यहाँ पे हम जब एक चाइल्ड है उसको हम प्रोबेशन ऑफिसर, या प्रोबेशन के टाइम पीरियड जो है आपका, टाइम पीरियड हमने एक बाउंड लगा दिया है कि इतने टाइम पीरियड तक आप जो है प्रोबेशन के अंदर आपको कोई आपको देखेगा, देखभाल करेगा, सारी चीजें आपको चेकआउट करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे वो किसके केयर में होंगे, आप पेरेंट के होंगे, गार्डियन के होंगे, या फिट पर्सन के होंगे। तो इसमें क्या बोला है कि नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से ज्यादा आप उस पे जो है प्रोबेशन का रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोबेशन को लेके सेक्शन 18 के क्लॉज 1 में। अब आपका क्या है, नेक्स्ट टाइमलाइन ऑफ प्रोबेशन अंडर केयर ऑफ फिट फैसिलिटी। ऊपर आपका केयर किसका था? केयर था पेरेंट का, था गार्डियन का था। ठीक है, पेरेंट का था, गार्डियन का था, और फिट पर्सन का था। देखिए, फिट पर्सन का था। ठीक है, किसका था? फिट पर्सन। आपने 3 ईयर्स लिखा इसमें।
नेक्स्ट क्या है आपका, जब आप केयर में किसके हैं, फिट फैसिलिटी के, फिट फैसिलिटी के, तो टाइमलाइन आपकी सेम है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, दोनों में टाइमलाइन सेम है। लेकिन अगर बाई चांस क्लॉज में पूछ लिया आपसे, है ना, कि किस क्लॉज में है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आएगा तो इसमें क्लॉज ई है और इसमें क्लॉज एफ है। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें क्लॉज ई है, इसमें क्लॉज एफ है। ओके। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टाइमलाइन की स्टे इन स्पेशल होम। आप स्पेशल होम में कब तक आप रह रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम मैक्सिमम इसमें रह सकते हैं, तो आप 3 ईयर से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स आप जो है आप स्पेशल होम में रहेंगे, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ में ये किसके लिए है स्पेशल होम, आपका रिफॉर्मेटिव सर्विसेज के लिए, जहाँ पे आपको एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, ये सारे सपोर्ट मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइमलाइन है आपकी एज बेस्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, एज बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर हीनियस ऑफेंसेस, कि हाउ इज अ चाइल्ड ट्रीटेड फॉर हीनियस ऑफेंसेस बेस्ड ऑन एज अंडर सेक्शन 18। अंडर सेक्शन 18 इसमें कह रहे हैं कि अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर हु हैज कमिटेड अ हीनियस ऑफेंस इज डेल्ट अंडर सेक्शन, कैसे डेल्ट कर रहा है, 18 के क्रॉस 1 में। और जैसे ही चाइल्ड अबव 16 ईयर्स है, अबव 16 ईयर्स है, उसको हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 15 में, जो हमारी प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुई थी, ये चीज आपको याद रखनी है। जब बिलो 16 ईयर्स है, जो चाइल्ड है जो बिलो 16 ईयर्स है आपका, और जिसने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, उसको हम 18 के क्लॉज 1 में ट्रीट कर रहे हैं। और जैसे ही आपका चाइल्ड अबव 16 ईयर्स है और उसने हीनियस ऑफेंस किया है, तो हम उसको जो अंडर सेक्शन 15 में हमने सारा प्रोसीजर पढ़ा है जे एक्ट में, हम उसके अंडर उसको क्या कर रहे हैं, डेल्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइमलाइन है आपकी टाइमलाइन ऑफ स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी। स्टे इन प्लेस ऑफ सेफ्टी, तो ये क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में आप टिल दी एज ऑफ 21 ईयर्स रहेंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में 21 ईयर्स तक रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, कि टिल व्हाट एज अ चाइल्ड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ आफ्टर द ट्रांसफर फॉर ट्रायल एज एन अडल्ट टू बी सेंट टू प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो आप 21 ईयर्स तक हम आपको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख रहे हैं, उसके बाद हम आपको क्या कह रहे हैं, जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। अब आपकी टाइमलाइन कौन सी है नेक्स्ट की, पीरियोडिक फॉलोअप रिपोर्ट। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 में, कि फॉलोअप रिपोर्ट जो है वो आपको प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सेफ्टी में फॉलोअप हम ले रहे हैं। तो ठीक है, इसमें एवरी ईयर बाय प्रोबेशन ऑफिसर, एवरी ईयर बाय प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक है, और साथ में सोशल वर्कर, ये 3 लोग कर रहे हैं आपको। ठीक है, और ये सबमिट कर रहे हैं हर हर साल, हर ईयर को प्लेस ऑफ सेफ्टी में। प्रोबेशन ऑफिसर कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वाला कर रहा है, और एक आपका कौन कर रहा है, सोशल वर्कर। एवरी ईयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टाइमलाइन ऑफ इवेल्युएशन बाय व्हेन चाइल्ड अटेन्स 21 ईयर्स। अब जैसे ही आपके चाइल्ड ने 21 ईयर्स को अटेन किया है, 21 ईयर्स को, अब हम यहाँ पे दोबारा से आपकी सब चीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, कि व्हेन मस्ट द चिल्ड्रंस कोर्ट इवेल्युएट वेदर द चाइल्ड हैज अंडरगोन रिफॉर्मेटिव चेंजेस। ठीक है, रिफॉर्मेटिव चेंजेस जो है चाइल्ड में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जो हमारा सीसीएल है वो जैसे ही 21 ईयर्स का है एंड इज येट टू कंप्लीट दी स्टे स्टे इन दी प्लेस ऑफ सेफ्टी, हम उसका क्या कर रहे हैं, हम उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं कि उसमें क्या रिफॉर्मेटिव चेंज आए हैं। अगर उसमें आए हैं चेंजेस तो हम उसको भेज रहे हैं बाहर। ठीक है, और अगर उसमें नहीं आया है तो हम उसको फिर ट्रांसफर कर रहे हैं फर्दर। ठीक है, ये चीज थी आपकी इसमें। और ये रिफॉर्मेटिव चेंजेस वाला इवेल्युएशन करना मैंडेटरी है, ये बात आपको पता है, जे एक्ट में मैंने बताई थी आपको। ठीक है, अब क्या है, एक रनअवे चाइल्ड है आपका, ये लास्ट सेक्शन है आपका रनअवे चाइल्ड का। रनअवे चाइल्ड का क्या है, कि आपको विद इन 24 आवर्स, जैसे ही आपने एक रनअवे चाइल्ड को पकड़ा है, विद इन 24 आवर्स आपको किस बोर्ड के सामने, जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है, या तो आप उसके सामने प्रोड्यूस करेंगे, या आपका कोई भी, फिर अगर वो दूर है तो नियरेस्ट बोर्ड जो है जहाँ पे चाइल्ड फाउंड है, आप वहां पे उसको प्रोड्यूस करेंगे विद इन 24 आवर्स। तो विद इन 24 आवर्स आपको किसी भी केस में, किसी भी एक्ट में जो भी है, पुलिस 24 आवर्स से ज्यादा आपको नहीं रख सकती है, चाहे आप चाइल्ड हो चाहे अडल्ट है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये मैंने आपको सारे टाइमलाइंस बता दिए हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है, जेजे एक्ट के। मैं कोशिश करूंगी कि अपने साइड से जितनी ज्यादा हेल्प कर सकूं और जितनी ज्यादा कुछ ऐसी चीजों में वीडियोस बना सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो मैं लेकर आती रहूंगी। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी अपनी ये टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान एपीओ की। ठीक है, उसके लिए आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, राजस्थान एपीओ का। इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 599 है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, साथ में आपको मैंने मिक्स मॉक टेस्ट दे रखे हैं जो टोटल आपके 8 हैं, मतलब 8 × 100। ठीक है, 800 क्वेश्चंस हैं आपके इसमें। साथ में आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस बुक दे रखी है मैंने, इसमें हिंदी की आपको 350 क्वेश्चंस हैं, ईच टॉपिक आपके 50 क्वेश्चंस हैं, और इंग्लिश में भी आपको ईच टॉपिक 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको लास्ट डेज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा मॉक टेस्ट में। अब आपने इतनी तैयारी करी है, सब चीज करा है, तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिस करना चाहिए एमसीक्यूज। और आपको मतलब मॉक टेस्ट का मैंने प्राइस भी इसीलिए ऐसा रखा हुआ है ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी अब मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट आपके लिए क्या वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, इसमें अब आपको किसी में टाइमलाइन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपको ऑल द बेस्ट।